इजरायल ने कतर में मंगलवार को कई हमले किए और हमास के राजनीतिक नेतृत्व को चुनकर मार गिराने का दावा किया। इजरायल ने इसे हमास पर ही सीधा अटैक बताया है, लेकिन कतर की जमीन पर हमले ने इस्लामिक देशों को उकसा दिया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई और अल्जीरिया समेत कई मुस्लिम देशों का कहना है कि इससे तो जंग पूरे मिडिल ईस्ट में ही फैल जाएगी। इसके अलावा कतर ने भी आपत्ति जताई। ट्रंप प्रशासन ने हमले को गलत बताया और कहा कि इससे हमास या फिर फिलिस्तीन संकट से निपटने के हमारे मकसद को ताकत नहीं मिलेगी। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर कतर में ही हमास ने अपना ऑफिस क्यों बना रखा है। दरअसल हमास ने पहली बार 2012 में कतर में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला। ऐसा तब हुआ जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। फिर कतर में दफ्तर खुला तो हमास की लीडरशिप भी यहीं बैठने लगी। अभी हाल ही में हमास के कतर स्थित दफ्तर की चर्चा ज्यादा रही, क्योंकि वहीं पर मध्यस्थता को लेकर बैठकें भी हुई थी। कतर के अधिकारियों ने बार बार कहा कि हमास नेतृत्व की मेजबानी करने का निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर लिया गया था। 2023 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख में अमेरिका में कतर के राजदूत शेख मशहल बिन हमद अल थानी ने कहा कि वॉशिंगटन चाहता था कि यह कार्यालय बने ताकि हमास के साथ अप्रत्यक्ष संवाद किसी तरह स्थापित हो। क्यों सीरिया से कतर आ गया हमास? कई नेता वहीं पर बसे। हमास के कई बड़े कमांडर कतर में ही रहते रहे। खास तौर पर कार्यालय खुलने के बाद इन लोगों का ठिकाना दोहा बना है। पिछले दिनों मारे गए इस्माइल हानिये का भी ठिकाना कतर ही रहा है। हानिये को ही इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर मार गिराया था। कतर में रहने वाले अन्य नेताओं में हमास नेतृत्व परिषद के सदस्य खलील अल हैया और मूसा अबू मजूर शामिल हैं। ताजा हमले में इजराइल का दावा है कि उसने खलील अल हैया को भी मार गिराया है। वहीं हमास का कहना है कि इजरायली हमले में उसका नेता सुरक्षित है। सवाल यह है कि आखिर हमास को अपनी राजधानी में ठिकाना देकर कतर को क्या मिला है? हमास को अपने यहाँ ऑफिस खोलने का मौका देकर कतर दुनिया की राजनीति में एक अहम प्लेयर बन गया है। कतर की ओर से कई बार गाजा को आर्थिक मदद भी दी जाती रही है। 2007 में इजराइल ने गाजा में नाकेबंदी की थी। तब से गाजा के लोगों का गुजारा कतर की मदद से ही होता है। कतर ने इजराइल और हमास के बीच किसी भी जंग के दौरान वार्ता के लिए खुद को एक पक्षकार के तौर पर स्थापित किया। इससे वैश्विक राजनीति में उसकी अहमियत बढ़ी है। इसके अलावा वह उन चंद मुसलमान देशों में से एक है जो अमेरिका के इतना करीब है। नौ सितंबर 2025 दिन मंगलवार। ये वो दिन और तारीख है जिसे कतर कभी नहीं भूल सकता और ना ही ये भूल सकता है कि इजराइल ने किस तरह से राजधानी दोहा में भयंकर तबाही मचाई है। कतर की राजधानी दोहा के एक रिहायशी इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में हमास के 2 वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने की भी खबर है। हमले में बताया जा रहा है कि 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल था। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इस हमले के बाद व्हाइट हाउस ने दावा किया कि उसने इजरायली कार्रवाई से पहले कतर को सूचना दी थी, लेकिन कतर ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह दावा न केवल झूठा है, बल्कि कतर की सुरक्षा के साथ किया गया अन्याय छिप नहीं सकता। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा, यह एक विश्वासघाती और अश्लील हमला था जो कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमले की जानकारी अमेरिका से केवल तब मिली जब बमबारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। हमला 3:46 पर हुआ। अमेरिकी अधिकारी का पहला फोन हमें 3:56 पर आया, यानी हमले के 10 मिनट बाद। प्रधानमंत्री अल थानी ने यह भी घोषणा की है कि कतर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के खिलाफ मामला उठाएगा और एक उच्च स्तरीय कानूनी समिति गठित की गई है।
अरब लीग, तुर्की और कई यूरोपीय देशों ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे खाली क्षेत्र में स्थिरता के खिलाफ कार्रवाई बताया है। भले ही इजराइल ने कतर की राजधानी में हमला किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री अल थानी ने कहा कि कतर की मध्यस्थता की भूमिका इससे प्रभावित नहीं होगी। हम शांति प्रक्रिया के लिए समर्पित हैं और किसी के दबाव से पीछे नहीं हटेंगे। दोहा में इजरायली एयर स्ट्राइक ने जहां हमास के खिलाफ युद्ध को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, वहीं कतर की कूटनीतिक स्थिति और संप्रभुता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिका के साथ विश्वास की दीवारें हिलती दिख रही हैं और आने वाले दिनों में खाड़ी क्षेत्र की भू राजनीति और अधिक जटिल हो सकती है। वहीं ईरान ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी कर डाली है ताकि इजराइल को इन हमलों का करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन कतर ने भी साफ कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। वो कब, ये अभी तय नहीं है। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां रोज न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं और न जाने कितने लोग घायल हो रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की है। इजराइल जिस तरह से हमास को खत्म करने के नाम पर नरसंहार कर रहा है, उसके चलते आज गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब हमास के लड़ाकों को मारने के नाम पर इजराइल ने कई और देशों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस हमले पर इजराइल का कहना है कि उसने हमास के अधिकारियों के ठिकानों पर हमला किया है। हमले के जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और लोग सड़कों पर किस तरह से भागते नजर आए। वहीं इस हमले को इजराइल ने सही फैसला बताया है। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर किए गए हमले की तारीफ करते हुए इसे सही फैसला बताया। स्मोट्रिच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आतंकियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल के लंबे हाथों से कोई छूट नहीं है और ना ही मिलेगी। दोहा पर हुए हमले पर ईरान भी काफी भड़का हुआ है। ईरान ने इजरायली हमले की घोर निंदा की है। यहाँ तक कि ईरान ने इजरायली हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दोहा में हमास अधिकारियों पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खतरनाक उल्लंघन बताया है।